नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुभाष शाहदेव में। मैं हूं सुभाष शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन एयरलाइंस की बिक्री को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष इसे बात का बतंगड़ बना रही है, उसको लेकर के हम बात करें कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या मजबूरी थी सरकार को इसको बेचने की और किसने इसको फिर से पुनः खरीदा है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों। चर्चा शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी या वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इंडियन एयरलाइंस को अंततः अपने पुराने मालिक के घर जाना हुआ और 68 साल के बाद पुनः टाटा इसका मालिक फिर से एक बार बन गया है। पिछले एक दशक से लगातार घाटे में चल रही इस कंपनी को सरकार बेचने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पा रही थी। 2018 में जब भारत सरकार ने इसको बेचने की कवायद शुरू की, उस वक्त इसके 76% हिस्से को बेचने की बात थी और 24% का जो हिस्सेदारी थी उसमें सरकार मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखना चाहती थी। लेकिन 2018 में चूंकि कोई खरीदार सामने नहीं आया, इसको मालिक नहीं मिला, जिसके कारण सरकार इसे बेच नहीं पाई। 2019 में जब मोदी जी की सरकार पुनः बनी और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके उड्डयन नागरिक मंत्री जब बनाए गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में ही इसे बेचने में सरकार कामयाब हो पाई है और अंततः सरकार टाटा सन्स ने इसे 18,000 की बोली लगाकर एक बार पुनः इसका मालिक बन चुका है। हालांकि इसका रिवर्स प्राइस जो था दोस्तों वो लगभग 12,906 करोड़ रुपए की इसकी रिवर्स प्राइस थी, जिसमें दो कंपनियां सामने आई थी। एक स्पाइस जेट थे जिसके मालिक संजय सिंह थे, उन्होंने बोली लगाई थी 15,000 करोड़ रुपया की, और वही टाटा सन्स जो तलाश प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सहारे यहाँ पर बोली लगाई थी और उसने इसकी बोली लगाई थी 18,000 करोड़। और अंततः 68 साल के बाद यह कंपनी फिर से एक बार टाटा के ही पास चली गई। इस पैनल इसमें बेचने के लिए या प्रक्रिया के लिए एक पैनल बनाया गया था दोस्तों। उस पैनल में कई केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया था और वो पैनल था AISAM, यानी कि एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नाम का एक पैनल बनाया गया था। और इसको बेचने की प्रक्रिया या जो भी इसको प्रक्रिया की गई थी, सारा प्रक्रिया के फैसला यह पैनल ही लिया करती थी दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसको हालांकि बेचने की क्या नौबत आ गई थी, तो हम सब जानते हैं कि 2007 से ही यह इंडियन एयरलाइंस जो है लगातार घाटे में चल रही थी। हम सब जानते हैं कि 2007 में जब एयर इंडिया को और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया था तो इसका घाटा लगातार बढ़ने लगा। पहले एयर इंडिया का घाटा जहां 541 करोड़ रुपया का हुआ करता था, सालाना हुआ करता था, तो वहीं आपके इसको इंडियन एयरलाइंस का घाटा 230 करोड़ रुपया की हुआ करती थी। जब दोनों को मिला दिया गया तो इसका घाटा 771 करोड़ रुपया की लगातार होने लगा। और जब इसकी घाटा लगातार बढ़ने लगी तो सरकार के लिए यह सिरदर्द हो गया, चूंकि कहीं ना कहीं सरकार, ऐसा कहा जाता है कि हर साल लगभग 7,000 करोड़ की इसमें घाटा हो रही थी और जो इंडियन एयरलाइंस थी वो लगभग 70,000 करोड़ की कर्ज में दब चुकी थी। इसको लोन के रूप में, सूद के रूप में लगातार पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता था और सरकार की लगातार 7,000 करोड़ रुपया का घाटा होता था। और यह घाटा कहीं न कहीं देश की जनता के ऊपर बोझ के रूप में वो आता था। हमारी गाढ़ी कमाई का जो हम टैक्स पे करते हैं, कहीं न कहीं हम पर उसका भार पड़ता था। इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि जहाज उड़ाने का काम जो है वो सरकार का नहीं है, बिजनेस करने का काम सरकार का नहीं है, सरकार का काम है सरकार चलाना। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अब इंडियन एयरलाइंस जो घाटे में चल रही है और यह सफ़ेद हाथी बन चुका है, इसको बेचना ही सबसे ज़्यादा कारगर होगा या सरकार की बचत इससे हो सकती है। इसलिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि इसको बेच दिया जाए। अगर हम घाटे की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 2005 में जब 111 विमानों की खरीद की गई थी, उसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया गया था और CAG यानी कि कैग ने इस खरीदारी को रोका था, मनाही किया था, इसके खिलाफ सवाल भी खड़े किए थे। उसके बावजूद भी जब 111 विमान खरीद लिए गए थे तो यह घाटा वहीं से शुरू हो गया था। कहा ऐसा जाता है दोस्तों कि घाटे में जाने के कारण कहीं ना कहीं कर्मचारियों का या मैनेजमेंट के कारण भी रहा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हमेशा लेट लतीफ़ होती थी।
अक्सर यहाँ पर के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते थे, जिसके कारण इसको मैनेजमेंट में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। 2018 में इंडियन एयरलाइंस का जो शेयर मार्केट था वो 13.3% तक ही मार्केट शेयर बच गया था दोस्तों। लाभ वाले रूट को दूसरे प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिया गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगातार इंडियन एयरलाइंस को घाटा हो रहा था। जहां प्राइवेट एयरलाइंस हवा में 14 घंटे एक दिन में उड़ते थे, तो इंडियन एयरलाइंस मात्र 10 घंटे ही उड़ पाती थी। कहा जाता है कि जब वहाँ पर छटनी का ऐलान किया जाता था कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा हो जाते थे और इंडियन एयरलाइंस को घाटा होती थी, तो छटनी की बात होती थी तो कर्मचारी भूख हड़ताल पर चल गए थे। उसके क्रू मेंबर्स थे पायलट थे, वे हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण इस इंडियन एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी घाटा सहना पड़ा। अंततः सरकार ने इन झमेलों से अपने आप को किनारा करना ही बेहतर समझा और बेचने का निर्णय लिया। 2007-8 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2007-8 में जो इंडियन एयरलाइंस का जो घाटा था वो लगभग 2226 करोड़ का घाटा था। वहीं 2008-9 में 7200 करोड़ यानी कि 7200 करोड़ का घाटा था एक साल का। तो वहीं अगर 9-10 की बात करें तो यह घाटा 12000 करोड़ तक जा चुकी थी। हालांकि 2009 में कुछ एयरलाइंस को बेच दिया गया था, जिसके कारण घाटा को कम करने में सरकार कामयाब हो पाई थी। उसके बाद लगातार हर साल 7000 करोड़ की घाटा में यह एयरलाइंस चल रहा था और सरकार की देनदारी जो थी वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास हो गई थी, जिसको लेकर के सरकार को अंततः इसको बेचने का फैसला करना पड़ा है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों टाटा की, तो टाटा अभी 2 एयरलाइंस का मालिक है। एक विस्तारा एयरलाइंस है जिसमें टाटा और सिंगापुर की कंपनी है। ये दोनों की सामंजस्य से या पार्टनरशिप में यह एयरलाइंस चल रही है, जिसमें टाटा के 51% की हिस्सेदारी है, तो वही सिंगापुर कंपनी के 49% की हिस्सेदारी है। अगर हम बात करेंगे एयर एशिया की, तो एयर एशिया में टाटा की जो हिस्सेदारी अभी वर्तमान में 83.67% है, तो वही मलेशिया की 16%। हालांकि एयर एशिया में पहले जब टाटा ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी तो उसमें 51% की हुआ करता था और मलेशियाई कंपनी की मलेशिया एयरलाइंस की 49% की हुआ करती थी। लेकिन बाद में 276 करोड़ लगा करके टाटा ने उसके 32% हिस्सेदारी को और खरीद ली थी और यह हिस्सेदारी बढ़ करके 83% तक पहुंच गई, जहां मलेशिया कंपनी की मात्र 17% तक ही उसकी यह बात रह गई है। आगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो अभी वर्तमान में एयर इंडियन एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं उन पर लगभग 16,000 कर्मचारी हैं, जिसमें 9,617 अस्थायी हैं। तो इनके साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो, यानी कि टाटा से कहा गया है कि टाटा इन्हें 1 साल तक अपने यहाँ नौकरी रखेगी। इनको जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, इनका पीएफ जो है वो टेम्पलेट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद यह टाटा फैसला करेगी कि इनमें से किसको रखेगी या किसको रिटायरमेंट देगी। ये निर्भर करेगा टाटा एयरलाइंस पर या टाटा कंपनी पर। हालांकि हम सब जानते हैं तभी जो बोली लगाई गई 18,000 करोड़ रुपया जो बोली लगाकर टाटा ने इसे खरीदा है, सरकार को इसमें से 15,000 करोड़ का लोन चुकाएगी और वहीं सरकार का जो कर्ज है उसको चुकाएगी। वहीं सरकार का जो कर्ज वो बच जाएगा, लगभग 45,000 करोड़ के आसपास कर्ज रह जाएगा, जिसे AIAHL को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी विस्तारा के पास लोगों दोस्तों जो टाटा की कंपनी है उसके पास लगभग 47 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें तो जो डील जो शामिल हुआ, इस डील में टाटा को क्या फ़ायदा है, तो टाटा को यहाँ पर मुंबई हेड ऑफिस जो है कल इसकी वो उसको मिल जाएगा। दिल्ली एयरलाइंस का जो हाउस है दिल्ली में वो सरकार को टाटा को मिल जाएगा और सरकार को इसके एवज में 2700 करोड़ रुपया कैश मिलेगा। दूसरी बात 4400 घरेलू प्लस 1800 विदेशों में उड़ान की जो रूट है वो भी इस कंपनी के सहारे टाटा को मिल जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों कि टाटा कंपनी जो टाटा एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर हम टाटा एयरलाइंस की इतिहास की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बार JRD टाटा ने इसकी स्थापना अप्रैल 1932 ईस्वी में की थी। उस वक्त इसका नाम एयर इंडिया नहीं हुआ करता था, इसका नाम टाटा एयरलाइंस था।
हम सब जानते हैं कि JRD टाटा ने सबसे पहली बार हवाई जहाज़ जो उड़ाए थे वो 1919 को उड़ाए थे और वो प्रथम भारतीय थे जिनको पायलट के लाइसेंस दिया गया था। और जब वो पहली बार जब उड़ाए थे वो सिंगल इंजन वाले हेवीलैंड मासमौत हवाई जहाज़ को उड़ाते थे। और यह जहाज़ जो टाटा की जो एयरलाइंस थी यह कराची से मुंबई तक की उड़ान भरी थी अहमदाबाद होते हुए। जब पहली बार यह उड़ान भरी थी तो उसमें कोई पैसेंजर नहीं था, बल्कि 25 केजी का जो लंदन से जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी को मुंबई तक लाया गया था। हालांकि टाटा को हवाई जहाज़ उड़ाने में ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार की कोई मदद नहीं किया करती थी। उस दौरान चिट्ठी ढोने ले जाने के लिए ही हवाई जहाज़ का प्रयोग किया जाता था और एक चिट्ठी का टाटा को भाड़े के रूप में 4 आना दिया जाता था। लेकिन 1933 में पहली बार 155 पैसेंजर और 11 टन चिट्ठी को लेकर के यह उड़ान जो है उड़ी थी वहाँ से है। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1947 में 49% हिस्सा इस पर ले ली थी। 41% का हिस्सा टाटा एयरलाइंस के पास था और सरकार के पास 1947 में 49% की हिस्सेदारी हो गई। चूँकि उस वक्त जो भारत सरकार थी, नेहरू जी भी चाहते थे कि भारत सरकार के पास भी अपना कोई एयर इंडिया हो, एयरलाइंस हो, हवाई जहाज़ की सेवा हो, इसलिए उन्होंने इसका 49% का ये कर लिया था। उसके बाद 1953 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास कर टाटा एयरलाइंस की जो 100% हिस्सेदारी को सरकार ने अपने अधीन कर लिया और उस वक्त इसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल नाम रख दिया गया। हालांकि JRD टाटा इस बात से खासे नाराज थे। वो नेहरू के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो कई बार नेहरू से इस विषय पर बात करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी कभी उनसे मुखातिब नहीं हुए। जब सामने भी आते थे या जब इनके बारे में बात भी होती थी वो मुंह फेर लेते थे या खिड़की की तरफ मुंह कर लेते थे और इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं करना चाहते थे। JRD टाटा इसे खासे नाराज थे। हालांकि जब इसका एयर इंडिया इंटरनेशनल का नाम दिया गया था और इसका मैनेजमेंट का जो था वो जिम्मा टाटा को ही दे दिया गया था दोस्तों। और इस तरह से 1946 में टाटा एयरलाइंस का जो शुभंकर हुआ करता था दोस्तों वो महाराजा हुआ करता था और उसका जो लोगो था वो उड़ता हुआ हंस हुआ करता था। सरकार 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास करके टाटा एयरलाइंस में जो सरकार की 49% की हिस्सेदारी थी उससे बढ़ा करके इसको 100% हिस्सेदारी कर दी। उसके बाद टाटा एयरलाइंस को एक सरकारी संस्थान में, सरकारी कंपनी में बना दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल नाम कर दिया गया। उसके बाद से यह सरकार के अधीन में आ गया था और तब से लेकर के लगातार 2007 तक यह कंपनी लाभ में थी। लेकिन 2007-2005 के बाद से ही यह कंपनी घाटे में आने शुरू हो गई और इसको बेचने की फिर कवायद होने लगी थी दोस्तों। और तब लास्ट में जाकर जब यह घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गई कि भारत सरकार के द्वारा इस बोझ को सहना असहनीय हो गया या एक बोझ बन गया, जब यह लोन या यह कर्ज, तब सरकार इसको बेचने का प्लान किया और अंततः इसको 18,000 करोड़ में टाटा सन्स को ही पुनः इस कंपनी को बेच दिया गया है दोस्तों। तो यही थी जानकारी दोस्तों टाटा एयरलाइंस के बारे में और इंडियन एयरलाइंस के बारे में। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।